Morning class, let's continue our topic statistics, and today we will be learning new thing, that is cumulative frequency curve or OGIF. It is exercise 18 of your book R.S. Agarwal and the page number is 892. Okay, what is OGIF or cumulative frequency curve? It is a graphical method of finding the median. और बोर्ड में ये मान के चलो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव का क्वेश्चन यू विल 100% गेट इट इन योर एग्जामिनेशन, इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. इज इट क्लियर? अच्छा, ओगिव जो बनाने को आता है हमारा ग्राफ में, वो दो तरीके का आता है, क्योंकि हमें पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है लेस देन और एक होती है मोर देन. पर जो इसका क्वेश्चन आता है वो आता है कि ड्रॉ अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओगिव या ड्रॉ अ मोर देन टाइप ओगिव, या एक क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ लेस देन एंड मोर देन टाइप ओगिव. तो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं. एक लेस देन ओगिव बनाने को आता है, एक मोर देन ओगिव बनाने को आता है, और एक हमारा आता है लेस देन एंड मोर देन दोनों ओगिव बनाने को आता है. अच्छा, ओगिव इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग द मीडियन. मीडियन हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और मीडियन हम ओगिव से भी निकाल सकते हैं. इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है. ओगिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, यानी जो भी अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो उसको हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाना होता है. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, एक होता है लेस देन और एक होता है मोर देन. इज दैट क्लियर? और अगर लेस देन एंड मोर देन आ गया तो आपको दोनों बनाना पड़ेगा. अच्छा, अब आपको यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. और सपोज मैं इनकी कुछ आर्बिट्री फ्रिक्वेंसीज ले रहा हूँ. ये है 5, ये है 7, ये है 8, ये है 5 और ये है 5. ठीक है, तो ये सबसे पहले बताओ मुझे ये कौन सा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. ये एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. अब हमारा क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ अ लेस देन टाइप ओगिव. तो लेस देन बनाने को है, एक हमारा क्वेश्चन आता है लेस देन ओगिव. सम विल ऑल्सो प्रोनाउंस दैट ओजिव, और एक आता है मोर देन ओजिव या मोर देन ओगाइव. अच्छा, अब आपको ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको लेस देन बनाना होगा और नॉर्मल से आपको मोर देन बनाना होगा, या क्वेश्चन आ सकता है लेस देन एंड मोर देन दोनों बनाना होगा. ठीक है, देखो ये हमारा एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और हमें पता है ओगिव एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है. अच्छा, ये होती है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट एंड सो ऑन. तो जब भी हमें लेस देन ओगिव बनाना होगा, सो लेस देन में हमें अपर लिमिट देखनी होती है. लेस देन में हमें क्या देखनी होती है? अपर लिमिट. और मोर देन में हमें देखनी होती है लोअर लिमिट. ठीक है, यानी लेस, अब इसको याद करने का तरीका होता है, जैसे लेस, लेस मतलब कम, कम में उल्टा देखो तो ज़्यादा, ज़्यादा मतलब अपर लिमिट. तो लेस में हम देखते हैं अपर लिमिट और मोर में हम देखते हैं लोअर लिमिट. ये एक याद करने का तरीका होता है. अब जैसे 0 to 10 को अगर हमें लेस देन टाइप ओगिव बनाना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा? लेस देन 10. इज इट क्लियर? क्योंकि लेस में हमें अपर लिमिट देखनी होती है, तो इसको मैंने क्या लिखा? लेस देन 10. इसको मैं क्या लिखूंगा? लेस देन 20. इसको मैं क्या लिखूंगा? लेस देन 30. इसको मैं क्या लिखूंगा? लेस देन 40. और इसको मैं क्या लिखूंगा? लेस देन 50. ठीक है, फ्रीक्वेंसी वी विल सी व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. अभी मैं सिर्फ आपको टेबल बनाना सिखा रहा हूँ. अगर मोर देन ओगिव बनाने को आ गया तो मोर देन में हमें लोअर लिमिट लेनी होती है. तो मोर देन, इसको पहले क्लास इंटरवल को क्या लिखेंगे? मोर देन 0. इसको लिखेंगे मोर देन 0. इसको क्या लिखेंगे? मोर देन 10. इसको मोर देन 20. इसको मोर देन 30. इसको मोर देन 40. इज दैट क्लियर? तो लेस देन में हमें अपर लिमिट देखनी होती है और मोर देन में लोअर लिमिट देखनी होती है. तो वी आर टुडे विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 18E दैट इज बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओगिव कर्व. अच्छा, ओगिव जो कर्व होता है इट इज़ अ फ्री हैंड कर्व. ये एस टाइप का कर्व होता है. इट इज़ अ फ्री हैंड कर्व, यानी आपको कोई स्केल, कोई रूलर यूज़ नहीं करना है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आपको फ्री हैंड ज्वाइन करना है. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. ओके, लेट्स सी वन क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज. हमारे पास ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा बाय मेकिंग अ लेस देन ओगिव. तो हमें लेस देन ओगिव से
मीडियन निकालना है। तो लेस देन ओगिव के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, लेस देन ओगिव में हम कौन सी क्लास इंटरवल देखते हैं? लेस देन ओगिव में हम लोअर लिमिट देखते हैं कि अपर लिमिट देखते हैं क्लास इंटरवल का? लेस देन में हम अपर लिमिट देखते हैं। अच्छा, ओगिव जो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनाना होता है। तो नाउ वी विल कन्वर्ट दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इनटू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लेस देन में हमें अपर लिमिट लेना होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? लेस देन 10। इसको हम क्या लिख लेंगे? लेस देन 10। फिर नीचे लेस देन 20, देन लेस देन 30, और ये चलता चला जाएगा कहाँ तक? लेस देन 100 तक, लेस देन 40, लेस देन 50, then less than 60, then less than 70, less than 80, so less than 90 and less than 100, less than 90 and less than 100. Is it clear? तो ये हमने इसका बना लिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना आता ही है। कैसे? फर्स्ट वाली एज इट इज़, फिर उसमें 3 ऐड करते जाओ। जैसे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहीं पर आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर इसको हम वहाँ पर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 5 एज इट इज़, देन 5 + 3 इज़ 8, 8 + 4 इज़ 12, 12 + 3 इज़ 15, 15 + 3 इज़ 18, 18 + 4 is 22, 22 and 7 is 29, 29 and 9 is 38, 38 and 7 is 45, and 45 and 8 is 53. तो कितना आ रहा है? 53। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट होता है, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आएगा? 53। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। कितनी आ गई? 5, देन इट इज़ 8, देन 12, देन 15, देन इट इज़ 18, एंड देन 22, 29, 38, and after 38 it is 45 and 53, 45 and 53, and the sum of the frequencies is 53. तो सिग्मा एफ, या सिग्मा एफ को हम क्या बोलते हैं? एन। एन कितना आ गया हमारे पास? 53. इज दैट क्लियर? क्रॉस चेक द कैलकुलेशन। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द लेस देन टाइप ओगिव। तो देखो इसका जो क्वेश्चन आता है, या तो हमारे पास लेस देन टेबल डायरेक्ट गिवन होगी जिसका ओगिव बनाना होगा, या नॉर्मल टेबल होगी जिसको कन्वर्ट करके लेस देन बनाना होगा और फिर उसका ओगिव बनाना होगा, या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मोर देन गिवन होगी और लेस देन टेबल बनाना होगा, कभी कभी लेस देन गिवन होगी और मोर देन ओगिव बनाना होगा। इज दैट क्लियर? नाउ हमारी जो है लेस देन टेबल तैयार है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ। अच्छा, ग्राफ में जो मार्क्स होंगे वो हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम वाई एक्सिस पर लेते हैं। तो ये हमें लेना होता है एक्स एक्सिस पर और ये लेना होता है हमें वाई एक्सिस पर। इज दैट क्लियर? आई एम रबिंग द बोर्ड, मीनवाइल जस्ट हैव अ लुक। अब देखो एक्स एक्सिस पर हमें लेस देन लेना है और वाई एक्सिस पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो मैंने ग्राफ आपको बनाना आता है ग्राफ पेपर में। ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया। ये 0 है। अच्छा, सबसे पहले क्या है? 10। तो एक ब्लॉक छोड़ के हमने बना दिया 10। इट इज़ लेस देन 10। फिर हम बना देंगे लेस देन 20, फिर लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। इज इट क्लियर? ये एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया है और एक्स एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया है? मार्क्स। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मार्क्स, ठीक है। और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आई थिंक 10-10 का स्केल लेना, ठीक है। अच्छा, सिर्फ स्केल का जो सूटेबल स्केल का सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं इसमें देखो 10 का स्केल ले रहा हूँ। कितने का स्केल ले रहा हूँ? 10 का। 10 का मतलब वाई एक्सिस पर 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट 10 फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज 10, देन 20, 30, 40, 50, कहाँ तक जा रहा है? लास्ट इज 53 एंड दिस इज
60. इज दैट क्लियर? नाउ ठीक है, अब आप चाहें तो इस टेबल को यहीं पर थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिख सकते हैं, यानी एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट. तो देखो जो पहला बनेगा वो क्या बनेगा 10,5, दूसरा क्या बनेगा 20,8, फिर क्या बनेगा 30,12, फिर क्या आपको प्लॉट करना है 40,15, फिर क्या प्लॉट करना है 50,18, फिर क्या प्लॉट करना है 60,22, देन यू हैव टू प्लॉट 70,29, and then you have to plot 80,38, then it is 90,45, and then it is 100,53. this we have to plot on your graph paper. तो पहला पॉइंट क्या है देखो 10,5, सो इट इज़ 10 एंड 5 का होगा 0 और 10 का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज़ 5. सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज 10,5. इज दैट क्लियर? फिर द सेकेंड पॉइंट इज 20,8. सो 20 इज दिस एंड 8 जो है 10 से 2 नीचे आएगा, सो दिस इज 20,8. द थर्ड पॉइंट इज 30,12. 30 और 12 का आएगा 10 से 2 ऊपर 30,12. दिस इज 30,12. देन इट इज 40,15. 40 एंड 15 का आएगा 10 और 20 का मिड पॉइंट 40,15. देन इट इज 50,18. 50,18. 18 का आएगा 20 से 2 नीचे, सो दिस इज 50,18. देन 60,22. 60 एंड 22 का आएगा 20 से 2 ऊपर, सो दिस इज 60,22. द नेक्स्ट पॉइंट इज 70,29. 70 एंड 29 का आएगा 30 से 1 नीचे, सो दिस इज 70,29. द नेक्स्ट पॉइंट इज 80,38. सो 80 एंड 38 का आएगा 40 से 2 नीचे, दिस इज 80,38. द नेक्स्ट पॉइंट इज 90,45. सो 90 एंड 45 का आएगा इन दोनों के बीच में, सो दिस इज 90,45. पॉइंट दिस इन पॉइंट्स को आपको वेरी केयरफुली आपको प्लॉट करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज 100,53. 53 का आएगा 50 से 3 ऊपर, सो दिस इज 100,53. सो आई हैव प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर. अच्छा, मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ फ्री हैंड कर्व, सो यू हैव टू जॉइन दीज पॉइंट्स फ्री हैंड से आपको ज्वाइन करना है. तो देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट ज्वाइन हुआ, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, फिर ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया और ये ज्वाइन हो गया. इज इट क्लियर? सो दिस इज अवर लेस देन टाइप ओगिव. तो ये हमारा क्या है लेस देन टाइप ओगिव. पर हमें क्या निकालना है मीडियन निकालना है. तो देखो मीडियन निकालने के लिए इसमें एक प्रोसीजर होता है कि n जो है हमारा कितना है 53, तो n का हाफ कर लेते हैं. n का हाफ कितना हो गया 53 का हाफ, और 53 का हाफ कितना हो गया 26.5. इज दैट क्लियर? कितना आया 26.5. अब y एक्सेस पर देखो 26.5 कहाँ लाई करेगा. देखो ये 20 ये 30, इन दोनों का मिडिल पॉइंट क्या होगा 25. 25 से एक ऊपर हो जाएगा 26, उससे एक ऊपर हो जाएगा 27. पर 26 और 27 जो है उसमें नेग्लिजिबल स्पेस है, तो आइदर यू कैन अब 26.5 प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो पेंसिल की निप होती है वो भी 1 सेंटीमीटर के आसपास की होती है, ठीक है. तो 26.5 को आइदर यू कैन प्लॉट 26 और 27, बोथ आर करेक्ट. तो देखो 25 तो होगा 20 और 30 का मिडिल पॉइंट, उससे एक ऊपर वाला हो गया 26, ठीक है. तो 26 जो होगा वहाँ से आपको अपना स्केल रखना है और एक लाइन बनानी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये आपने एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बना दी. इज दैट क्लियर? ये ग्राफ को जहाँ कट करेगी, सपोज ये ग्राफ को इस पॉइंट पर कट कर रही है, इस पॉइंट से आपको नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर डाल देना है. परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो यहाँ जैसे इस पॉइंट पर कट कर रही है, अब यहाँ से मैंने क्या किया एक परपेंडिकुलर डाल दिया नीचे. तो ये जिस पॉइंट पर ये मिलेगा दैट इज अवर मीडियन. इज दैट क्लियर? हैव अ लुक. सो देखो जिस पॉइंट पर n/2 निकालना होता है 26.5, ये y एक्सिस से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं ऑन द फ्री हैंड कर्व.
वो जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट से नीचे की तरफ हमें एक परपेंडिकुलर डालना है। सो जहाँ ये हमारे एक्स एक्सिस को मिलता है वो हमारा मीडियन कहलाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो मीडियन है वो आपका 63 या 64 के आसपास आ रहा है। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है ना ग्राफ है, सो मैं इसको एक 63 लिख दे रहा हूँ। अच्छा, इससे क्रॉस चेक करने का तरीका क्या होता है? देखो n/2 कितना है 26.5, तो 26.5 जब हम मीडियन के क्वेश्चन करते थे तो कहाँ लाया करता था? वो इस वाली क्लास में लाया करेगा। और अकॉर्डिंग टू ग्राफ ये वाली क्लास क्या है 60-70। सो मीडियन किसके बीच में होगा? 60-70। क्या हमारे 60-70 के बीच में आ रहा है? सो आवर आंसर इज करेक्ट। अच्छा, इसमें ना क्या होता है, ग्राफ में आंसर वेरी करता है मतलब सपोज मैंने ग्राफ बनाया, आपने ग्राफ बनाया, मेरा 63 आ रहा है, कुछ बच्चों का 63.5 आएगा, कुछ का 62.8 आएगा, कुछ का 64 आएगा। सो ऑल आर करेक्ट, क्योंकि हमारी मीडियन क्लास के अंदर लाया करना होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें ना एक तरीका और होता है आंसर एक्यूरेट लाने का। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में हमें पता है हमारा n/2 गिर रहा है। ठीक है, सो ये दो पॉइंट हैं, जब हमें पता है कि जिस दो पॉइंट के बीच में n/2 इंटरसेक्ट करेगा, उन दो पॉइंट को आप स्केल से स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। ठीक है, स्केल से सिर्फ उन दोनों पॉइंट को अगर आपने ये स्केल से स्ट्रेट लाइन बना दी तो ये एकदम एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा। इज इट क्लियर? ये दिस इज कॉल्ड अ ग्लिच। ये मतलब प्रोसीजर नहीं है, पर ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर के लिए होता है। कि जैसे अब यहाँ पे मान लो सपोज मेरा n/2 30 आ रहा होता, कितना आ रहा होता? 30। तो ये 30 से मैं परपेंडिकुलर डालता, अब मुझे देखो, मुझे 30 नहीं और ज़्यादा वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 50 ले लेते हैं। सपोज मेरा n/2 50 आ रहा होता, ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर कहाँ से डालना होता है? 50 से परपेंडिकुलर डालना होता। अब 50 से परपेंडिकुलर मुझे पता है इन दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, तो ये दो पॉइंट इंस्टेड ऑफ ड्राइंग फ्री हैंड मैं क्या करूँगा, इन दो पॉइंट्स को स्केल लेके ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, सो ये लाइन मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है, क्योंकि जब आप किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड से तो देखो थोड़ी ऐसी भी हो सकती है, हल्की सी ये नीचे कर्व भी हो सकती है। तो जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो जिसमें कर्व में अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये नीचे वाला परपेंडिकुलर वेरी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो ये एक इसमें शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर योर होमवर्क यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड. So that will be all for today. Thank you.